अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल यहाँ सच देखो में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत खैर मकदम है। तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों हम आपको पहली खबर में बताएंगे दोस्तों हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है। हम आपको बता दें कि उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होता है। और अब दोस्तों हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूएपीए के मामले में उमर खालिद के ऊपर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। वहीं इस खबर को लेकर इस समय एक भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों जानेंगे खबर को और भी विस्तार से, लेकिन उससे पहले हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। दोस्तों हम आपको बता दें कि सन 2017 में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बाद अब्दुल्ला आजम खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की सीट के ऊपर चुनाव करने का फैसला कर दिया था और अब्दुल्ला आजम को उस सीट से अयोग्य घोषित कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वार विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव होने वालों पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों जानेंगे इस खबर को और भी विस्तार से, लेकिन उससे पहले हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के घर चुनाव आयोग की टीम का छापा, पैसा बांटने की मिली थी शिकायत। और दोस्तों ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर से काफी तादाद में पैसा बरामद हुआ है। तो दोस्तों जानेंगे इस खबर को और भी विस्तार से। और इस समय इस खबर को लेकर बिहार की राजनीति के अंदर एक हड़कंप सा मचा हुआ है। वहीं दोस्तों हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई कल भी तत्कालिक राहत नहीं मिली थी। हम आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका अपूर्ण होने के चलते अदालत शुक्रवार को इस पर सुनवाई नहीं कर सकी। जमानत अर्जी पर आज यानी शनिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि गोस्वामी ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। लेकिन दोस्तों आज रात भी अर्नब गोस्वामी की करवट बदलते बदलते जेल के अंदर ही रात कटी। वहीं आज अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका के ऊपर एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो दोस्तों जानेंगे खबर को और भी विस्तार से, लेकिन उससे पहले हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे। दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के अंदर से निकल कर आ रही है जहां पर भारत को एक तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों हम आपको बता दें भारत के करीबी दोस्त रूस की सेना पाकिस्तान पहुंच चुकी है और रूस की सेना यहां पर पाकिस्तान की सेना के साथ में 14 दिन तक युद्ध का अभ्यास करेगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और अब रूस की तरफ से भी भारत को एक तगड़ा झटका लगा है। हम आपको बता दें कि रूस और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों जानेंगे खबर को और भी विस्तार से, लेकिन उससे पहले हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि कल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शुक्रवार को जम्मू पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचे थे और ये दोनों बड़े नेता धारा 370 हटने के एक साल बाद
जम्मू अपने पार्टी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक हमें मौत नहीं आएगी, जब तक हम जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 को एक बार फिर से दोबारा लागू ना करवा दें। तो दोस्तों, जानेंगे इन तमाम खबरों को एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप भी पूरे भारत देश के अंदर गोदी मीडिया का जमकर विरोध करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दो, जिससे कि हमारे इस चैनल पर आने वाली छोटी बड़ी सभी खबरों की वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया गया था। हम आपको बता दें कि सन 2017 में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि वो 6 नवंबर को मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की अयोग्यता और उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा। कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर अब्दुल्ला आजम के चुनाव को रद्द करते हुए वहां उपचुनाव कराने का आदेश जारी किया था। अब्दुल्ला ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी साल जनवरी में अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने की उम्र से कम थी। इससे आगे अब्दुल्ला आजम खान ने दलील दी है कि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका शीर्ष अदालत द्वारा तय की जानी थी, मगर हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है। उन्होंने उपचुनाव के निर्देशों को गलत करार देते हुए कहा कि ये आदेश सही नहीं है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि लोगों की इच्छा एक लोकतंत्र में सर्वोच्च है और इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों, हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे 2018 के अनवय नायक और कुमुद नायक सुसाइड मामले में गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को आज के लिए टाल दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अर्नब गोस्वामी को कल की रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ी। हम आपको बता दें कि मामले में अब कल आज यानी 12 बजे सुनवाई होगी, जिसमें पीड़ित पक्ष को भी सुना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है, और मजिस्ट्रेट के इस सवाल का जवाब वकील हरीश साल्वे ने हाँ में दिया, जिसके बाद जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं जानते कि सेशंस का फैसला क्या होगा। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि मेरा मुवक्किल अर्नब गोस्वामी जेल में है। साल्वे ने कहा कि मैं कुछ वजह से आदेश दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सीजेएम ने नोट किया कि मामले को फिर से खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हम आपको बता दें कि रायगढ़ पुलिस ने बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को मुंबई में 52 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अनवय नायक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अर्नब गोस्वामी को मुंबई के उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें अलीबाग की कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फैसला सुनाया गया है। अभी फिलहाल अर्नब गोस्वामी जेल में बंद हैं। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर अर्नब गोस्वामी की याचिका के ऊपर सुनवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि बॉम्बे हाईकोर्ट अर्नब गोस्वामी को जमानत देता है या उन्हें 14 दिन की पूरी न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। वहीं दोस्तों, हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से गृह
मंत्रालय से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। दिल्ली पुलिस को करीब एक हफ्ता पहले परमिशन मिली थी। बहुत जल्द दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट जल्द दाखिल करेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की याचिका लगाई गई थी। उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में इसने सभी तरह से सहयोग किया है। ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा, उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी पूरी तरह से गलत है। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कलकत्ता कोर्ट को बताया था कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और ऐसे में जांच को इस स्टेज पर उमर खालिद को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया था। अभी उमर खालिद न्यायिक हिरासत में है। वहीं दोस्तों, हम आपको अगली बड़ी खबर में इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है। यहाँ कुडनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता चुनाव मैदान में हैं। उनके घर पर चुनाव आयोग की व्यय कोषांग टीम ने छापा मारा है। चुनाव आयोग को सूचना मिली थी कि प्रत्याशी चुनाव से पहले अपने घर से रुपए बांट रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी वहां से सामने आई है उसके मुताबिक चुनाव आयोग के अधिकारियों को मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन बरामद होने की उम्मीद है। अब इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि आज की छापेमारी की कार्रवाई सूचना के आधार पर की गई थी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के घर से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है। अभी और मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मालूम है कि यहां पर 7 नवंबर को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। इसे देखते हुए प्रशासन पहले से ही सतर्क है। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर तरह की सावधानी बरती जा रही है। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आखिरी चरण में सर्वाधिक 23 सीटों पर राजद और जदयू प्रत्याशी आमने सामने होंगे, जबकि भाजपा और राजद का मुकाबला 20 सीटों पर होगा। वहीं दोस्तों, हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे कि रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत वो संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। इसी के साथ ही रूस और पाकिस्तान की करीबी लगातार बढ़ती चली जा रही है। रूस की सेना का एक दस्ता गुरुवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान और रूस की सेना ने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को द्रजबा नाम दिया गया है। पाकिस्तान की सेना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। पाक सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और रूस के बीच ये 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये संयुक्त अभ्यास 2 हफ्ते तक चलेगा। बयान में कहा गया है कि इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के दोनों देशों की सेनाओं के अनुभवों को साझा करना है। पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में स्काई डाइविंग और बंधकों को छुड़ाने जैसी गतिविधियां होंगी। पाकिस्तान रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रजबा हर साल आयोजित किया जाता है। साल 2016 से ही पाकिस्तान और रूस की सेनाएं संयुक्त अभ्यास करती रही हैं। इसमें आतंकवाद विरोधी और विशेष सैन्य ऑपरेशन भी शामिल है। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि रूस की पाकिस्तान के साथ सैन्य साझेदारी को लेकर भारत विरोध दर्ज कराता रहा है। भारत ने रूस के सामने कई बार आपत्ति जाहिर की है कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग करना गलत है और इससे समस्याएं और भी बढ़ेंगी, लेकिन रूस भारत की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों, हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे। कश्मीर की पूर्व सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शुक्रवार को जम्मू पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचे। ये दोनों बड़े नेता धारा 370 हटने के 1 साल बाद जम्मू अपने पार्टी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जम्मू पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को पाकिस्तान जाना होता तो सन 1947 से पहले जाते। आज ये बीजेपी लखनपुर में होता, लेकिन तब हमने कहा था कि हमारा रास्ता महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ होगा, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी 85 साल की उम्र है, लेकिन अभी भी हम जवान हैं। जब तक इस रियासत के लोगों को हक नहीं दूंगा,
तब तक नहीं सोऊंगा, मरने से पहले अनुच्छेद 370 वापस लाऊंगा, जब तक ये होता नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले ही तय किया था कि जब भी जम्मू में कदम पड़ेंगे दफ्तर में पड़ेंगे। हमें अपने कार्यकर्ताओं से दूर रखने की कोशिश की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतिम संस्कार करने बड़े निकले, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कई सारे जो हमें मिटाने आए थे खुद नहीं बचे। ये कार्यक्रम उनके लिए भी जवाब है जिन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी तक सीमित है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि कॉन्फ्रेंस ने कभी एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वाने, धर्म की राजनीति, जाति की सियासत नहीं की। हम भाईचारे की राजनीति करते हैं। इससे आगे उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि धारा 370-35 से हटाने से कई सारी बीमारियां दूर हुई। ये बीजेपी ने झूठ फैलाया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक किसी बीमारी का इलाज नहीं किया गया। विकास कहां है? उन्होंने आगे कहा कि पिछले सालों में आतंकवाद कम हुआ था, लेकिन आजकल एक महीने में उतने आतंकी बन रहे हैं जो एक साल में बनते थे। ये उनकी करतूतों का नतीजा है। हम आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी ने कहा कि नए भूमि कानून के बाद फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन फुर्सत हो तो गाड़ी में चक्कर लगाएं तो पता कर ले कि ये फैक्ट्री कब लगी है। कश्मीर में अगर फैक्ट्री कमी है तो वो धारा 370 के कारण नहीं बल्कि डर के चलते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आप सभी दोस्तों की क्या क्या राय है? आप सभी दोस्त अपनी अपनी राय हमारी इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करें। और दोस्तों, अगर आप भी पूरे भारत देश के अंदर गोदी मीडिया का जमकर विरोध करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दो, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली छोटी बड़ी सभी खबरों की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया।